गरीब बहू का जादुई घास का एसी। एक छोटे से गांव में सरिता अपनी बहू और अपने गरीब परिवार के साथ रह रही थी। बेटा, आज हमें ये रात को सारा काम खत्म करना होगा, कल ये सारा ऑर्डर का सामान जाएगा। माँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा था लेकिन घास ही खत्म हो गई। अब आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें जंगल से और घास काट कर लानी होगी। इस समय जंगल में जाने का फायदा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जंगली जानवर रात के समय ही बाहर निकलते हैं। अजय बिल्कुल सही कह रहा है बहू। अरे माँ जी, हम 2 लोग अगर जाएंगे तो कोई जानवर पास नहीं आएगा, और फिर इतनी जल्दी कोई जानवर हमला नहीं करता। हमें ये ऑर्डर कल देना है, आप ये भी तो सोचिए। लेकिन बहू। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, बस आप बच्चों के पास ही रहना और उनका ख्याल रखना। अगर ये ऑर्डर नहीं गया तो बच्चों के लिए हम गर्मी से बचने के लिए कूलर भी नहीं खरीद पाएंगे। सरिता की बहू भाविका और उसका बेटा, वो तीनों घास से पंखे कूलर बनाने का काम किया करते थे, इसलिए उन्हें घास की जरूरत पड़ती थी। वह आधी रात के समय जंगल में जाते हैं। भाविका, जरा से भी हलचल हुई तो मुझे बता देना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगी। अजय और भाविका दोनों ही जंगल में घास काट रहे होते हैं, तब उन्हें झाड़ियों से आवाज आने लगती है। क्या तुमने भी वहां से कोई आवाज सुनी है? हाँ जी, मैंने भी सुनी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस समय आना ठीक नहीं है। चलो देखते हैं उधर क्या है। भाविका और अजय झाड़ियों के पास जैसे ही जाते हैं, उन झाड़ियों के पीछे से एक आदमखोर भेड़िया निकलता है। भाविका, भागो यहाँ से, यहाँ पर तो बहुत खतरनाक भेड़िया है। अजय और भाविका दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अजय, अब हम लोग क्या करें? कहीं भेड़िए ने हमें खा लिया तो? रुकना मत, बस भागती जाओ। भागते भागते वो दोनों जंगल से किसी तरह बाहर निकल आते हैं और भेड़िया उनका पीछा छोड़ देता है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। रास्ते में चलते हुए आधी रात के समय उन्हें गांव के एक कूड़े के ढेर के पास एसी पड़ा हुआ नजर आता है। अरे देखो जी, यहाँ पर एसी पड़ा है। अरे पता नहीं किसका होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे लगता है किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा। मैं तो कहती हूँ इसे लेकर चलते हैं। भाविका अजय को एसी ले जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो दोनों उस एसी को घर ले आते हैं। तुम दोनों तो घास लेने गए थे, ये क्या लेकर आ गए हो? ये हमें रास्ते में पड़ा मिला। जब हम कूलर पंखे बना लेते हैं तो एसी भी बना सकते हैं। इस खराब एसी को छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम घास लेकर आई हो? सरिता के ये बोलने के बाद जंगल की दुर्घटना के बारे में दोनों बताते हैं, जिसे सुनकर सरिता हैरान रह जाती है। अच्छा, इसका मतलब बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो तुम दोनों, और साथ में ये कचरा उठाकर ले आए। वह तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कल का ऑर्डर पूरा करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन घास न होने की वजह से उनका ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता और वह ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अगले दिन उनके टूटे फूटे घर के अंदर धूप की किरणें आने लगती हैं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, घर में पंखा भी नहीं चल रहा है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। पिताजी पिताजी, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमारे घर में एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। बेटा, थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ दिनों में मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं घर के अंदर एक अच्छा सा पंखा लगवा दूंगा। हमारा वो ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, लेकिन सुबह में घास ले आई थी मैं। चलिए गांव वालों के कूलर और पंखे में घास लगा देते हैं, उससे कुछ तो पैसे आएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। भाविका और अजय दोनों मिलकर पुराने कूलरों के अंदर घास लगा रहे होते हैं और यहाँ घर में राजू दिशा गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं। काश कि हमारे घर में भी कोई एसी होता। तभी दिशा की नजर उसके पिता के लाए हुए एसी के ऊपर पड़ती है। अरे राजू, जरा इसे देखो, लगता है पिताजी हमारे लिए एसी लेकर आए हैं, पर उन्होंने ये एसी अभी तक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एसी खराब है, बस इसीलिए। कल रात तुम्हारे माता पिता को यह कूड़े करकट में मिला था। ये सुनने के बाद राजू इस बात से तो खुश होता है कि उसके पिताजी पुराना ही सही, कम से कम एक एसी तो घर पर लेकर आए। कुछ देर बाद वह अपने दोस्तों के पास खेलने चला जाता है। ढोलू ढोलू, कहाँ हो तुम? चलो खेलते हैं। आज मैं नहीं आ सकता, बहुत गर्मी है, और इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं कर रहा है आने का, क्योंकि मेरे घर के अंदर एसी लगा हुआ है। मैं उसकी ठंडी हवा में ही बैठना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम्हारे घर के अंदर भी एसी है? हाँ, और हमारा एसी बहुत अच्छा चलता है, बहुत ठंडा कर देता है घर को।
एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। सुबह होते ही वो हल लेकर खेत में लग जाता, पसीने और चिंता के साथ अपनी जिंदगी को जैसे तैसे आगे बढ़ाता रहता। मोहन की पत्नी सरला एक सीधी साधी और समझदार महिला थी, जो हर हाल में घर संभालती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी गीता, जो समझदार और अच्छे स्वभाव की थी, और छोटी बेटी नीलम, जो चंचल और चालाक थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन से बहुत ईर्ष्या करती थी। दोपहर का समय था। रसोई में सरला चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। गीता उसके पास आकर चुपचाप सब्जी काटने लगी। गीता बेटा, तुम हर काम इतनी लगन से करती हो, सच में तुमसे घर संभल जाता है। माँ, ये तो मेरा फर्ज है, आप इतनी मेहनत करती हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, शांत स्वभाव और समझदारी। इतना कहते कहते अचानक सरला को ध्यान आता है, अरे नीलम कहाँ है? सुबह से दिखी ही नहीं। नीलम, ओ नीलम! सरला जोर से आवाज लगाती है। कुछ पल सन्नाटा रहता है, फिर तेज कदमों की आवाज आती है। नीलम गुस्से और चिड़चिड़े अंदाज में रसोई में अंदर आती है। क्या है माँ, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही हैं? मैं कोई खाली नहीं बैठी थी। बात करने का ये तरीका है? मैं बस पूछ रही थी कि तुम कहाँ थी। नीलम हंसते हुए तंज में, आपको मेरी क्या चिंता होगी, आपको तो बस आपकी आदर्श बेटी गीता की ही फिक्र रहती है। गीता, नीलम ऐसा मत बोलो। नीलम गुस्से में बीच में काटते हुए, आप चुप ही रहो दीदी, हर वक्त अच्छी बनने का नाटक मत किया करो। सबके सामने सीधी साधी बनती हो और सारी तारीफें भी तुम ही ले जाती हो। नीलम, बस करो नीलम, ये जलन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। हाँ, जलन है मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा आप दोनों के बीच में छोटा और बेकार महसूस कराया जाता है। आप दोनों को तो बस एक दूसरे की अच्छाई ही दिखती है। दोपहर की तेज धूप खेतों पर चमक रही थी। मोहन अपने खेत में हल चला रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन वो बिना रुके काम करता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बैलों की धीमी चाल और हल्की मिट्टी चीरने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मोहन रुका, अपने माथे का पसीना पोंछा और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, इस बार तो दया कर देना। हर साल की तरह इस बार भी अगर फसल खराब हो गई ना, तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की जिम्मेदारी है, घर का खर्च है, कब तक यूं ही जैसे तैसे चलता रहेगा। वो गहरी सांस लेकर फिर आसमान की ओर देखता है। बस भगवान, इस बार कोई मुसीबत मत आने देना। बारिश समय पर हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, ताकि मेरे बच्चों को थोड़ा अच्छा जीवन दे सकूं। इतना कहकर वो फिर से काम करने लगता है। तभी दूर से कोई आवाज लगाता है, अरे मोहन! मोहन मुड़कर देखता है। उसका दोस्त रामलाल उसकी तरफ आ रहा होता है। क्या बात है भाई, आज तो बड़े सोच में डूबे हुए लग रहे हो। क्या बताऊं रामलाल, किसान की जिंदगी ही ऐसी है। मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस बार तो मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, कभी ज्यादा धूप, कभी अचानक बादल। हाँ, बस यही डर लगा रहता है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देता है। देखना, इस बार सब अच्छा होगा। थोड़ा माहौल हल्का होता है, फिर रामलाल मुस्कुराते हुए पूछता है, अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ घर पे सब कैसे हैं? भाभी जी और तुम्हारी दोनों बेटियां कैसी हैं? सब ठीक हैं। सरला तो हमेशा की तरह घर संभाल रही है, और मेरी बड़ी बेटी गीता, वो तो बहुत समझदार हो गई है। घर के हर काम में हाथ बटाती है, कभी शिकायत नहीं करती। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। हाँ, लेकिन छोटी वाली नीलम, उसका स्वभाव थोड़ा अलग है, चंचल है और कभी कभी गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उम्र भी तो ऐसी है। कोई बात नहीं मोहन, धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। बच्चे हैं, समय के साथ सीख जाते हैं। बस यही उम्मीद है कि दोनों बेटियां सही रास्ते पर चलें और खुश रहें। बाकी भगवान की मर्जी। दोनों कुछ पल के लिए खेत की तरफ देखते हैं, फसल, मिट्टी और अपने संघर्ष भरे जीवन को। चलो भाई, हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। हाँ, उम्मीद तो उसी से है। पीछे रह गई जमींदार की ठहाकों वाली हंसी, जो मोहन के आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचा रही थी। पर मोहन को नहीं पता था कि इस अपमान के बाद ही उसकी किस्मत का जादुई दरवाजा खुलने वाला था। जमींदार ने मोहन को धक्के देकर निकाल दिया था।
मोहन हताश होकर लौट रहा था, तभी झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। अरे ये नन्ही से चिड़िया, इसके पंख तो खून से सने हैं। कितना तड़प रही है ये। लगता है किसी बेरहम शिकारी का तीर इसकी रूह को छूकर गुजरा है। मोहन चिड़िया को हथेली पर उठाता है। चिड़िया कांप रही है। छोटी सी जान, तू क्यों रोती है? तेरा तो कोई घर भी नहीं जिसे जमींदार छीन ले। देख, मेरे पास तुझे खिलाने के लिए दाना तो नहीं है, पर ये पानी की आखिरी बूंदे तेरे नाम। मेरी प्यास से बड़ी तेरी जिंदगी है। मेरी धोती का ये टुकड़ा शायद तेरे घाव ना भर पाए, पर तेरी तड़प को थोड़ा आराम तो दे सकता है। मोहन अपनी फटी कमीज का कोना फाड़ता है और बड़ी कोमलता से चिड़िया की पट्टी करता है। अचानक एक तेज रोशनी होती है और चिड़िया एक दिव्य परी में बदल जाती है। मोहन, मैंने आज तक महलों में सोने के थाल में 56 भोग खाते हुए लोग देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा अमीर दिल नहीं देखा। जिसके पास खुद के खाने को निवाला नहीं, वो अपनी फटी कमीज फाड़कर एक पक्षी का घाव भर रहा है। तुम्हारी इस निस्वार्थ करुणा ने मुझे विवश कर दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आप कौन हैं देवी? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा थी मोहन। ये लो, ये आलू और मटर के बीज साधारण नहीं है। इन्हें उस जमीन पर बोना जहाँ तुमने अपनी गरीबी के सबसे ज्यादा आंसू बहाए हैं। ये फसल तुम्हारी तकदीर बदल देगी, लेकिन याद रखना, ये जादू तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द रहेगा। जिस दिन अहंकार आया, ये फसल पत्थर बन जाएगी। परी तो एक दिव्य प्रकाश पुंज बनकर आसमान में विलीन हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई मोहन को हक्का बक्का, निशब्द और कांपते हाथों में वो मखमली पोटली थामे हुए। मोहन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद भूख के मारे उसका सर चकरा रहा है और ये सब उसकी कल्पना है। वो बार बार अपनी आंखों को मलता और फिर उस सुनहरी पोटली को देखता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मोहन, तू पागल हो गया है। भूख और धूप ने तेरे दिमाग पर असर कर दिया है। भला एक मामूली चिड़िया परी कैसे बन सकती है? और ये बीज, ये मखमली कपड़ा, क्या सच में इसमें मेरी किस्मत बंद है, या ये मेरी आखिरी उम्मीद का कोई क्रूर मजाक है? अगर मैंने ये बात घर पर बताई तो बिमला हंसेगी। माँ कहेगी कि बेटा होश खो बैठा है। पर ये पोटली, इसका स्पर्श कितना कोमल है, जैसे किसी ने रूह को सहला दिया हो। वो पगडंडी पर चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो चिड़िया फिर से कहीं चहकती हुई मिल जाएगी। उसके मन में डर और उम्मीद की एक जंग चल रही थी। पैर थक कर भारी हो रहे थे, पर दिल की धड़कनें किसी अनहोनी की आहट से तेज थीं। मोहन जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि दीपक आंगन में मिट्टी से खेल रहा है और बिमला चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियां बटोर रही है। मोहन का चेहरा उतरा हुआ था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोहन, आ गए तुम? क्या हुआ? जमींदार ने कुछ दिया? तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? और तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो, जैसे कोई डरावना सपना देख लिया हो? बिमला, माँ, जल्दी इधर आओ। आज जो हुआ, अगर मैं अपनी आंखों से न देखता तो कभी यकीन न करता। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पर आज कुदरत ने मुझसे बात की है। क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? शांत हो जा, पहले पानी पी। माँ, आज रास्ते में मैंने एक घायल चिड़िया की जान बचाई। उसे पानी पिलाया, अपनी कमीज फाड़कर उसकी पट्टी की, और फिर पलक झपकते ही वो चिड़िया एक नुमानी परी में बदल गई। उसने कहा कि वो मेरी परीक्षा ले रही थी। उसने मुझे ये बीज दिए हैं माँ। उसने कहा कि ये जादुई आलू और मटर हैं। अगर इन्हें सच्चे मन से बोया जाए तो ये हमारी तकदीर बदल देंगे। बिमला हैरानी और अविश्वास से, परी? मोहन, क्या कह रहे हो? कहीं भूख के मारे तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? इस जमाने में परियां कहाँ आती हैं? हमें मेहनत से रोटी नहीं मिल रही और तुम करिश्मे की बात कर रहे हो? बिमला, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। रास्ते भर मैं खुद को यही समझाता रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ। पर देखो इस पोटली को, क्या ये किसी गरीब किसान के घर की चीज लग रही है? माँ, जब उस परी ने मुझसे बात की तो मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। उसकी आवाज में वही ममता थी जो तुम्हारी आवाज में है। उसने कहा, जब तक मन साफ रहेगा ये फसल सोना उगलती रहेगी। बेटा, इस दुनिया में जो हम देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। तेरी ईमानदारी का सिला देने खुद विधाता किसी न किसी रूप में आते ही हैं। बिमला, शक मत कर, ये बीज नहीं, ये हमारे सब्र के आंसू। सुबह की पहली किरण के साथ जब मोहन अपने खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
जहाँ कल तक धूल उड़ती थी, आज वहाँ घुटनों तक ऊंची हरी भरी फसल लहलहा रही थी। बड़े बड़े चमकदार आलू और मोतियों जैसे मटर के दाने। तभी वहाँ से काला गुजरा। काला हैरानी और चिढ़ के साथ, अरे मोहन, ये क्या तमाशा है? कल शाम तक तो यहाँ मिट्टी उड़ रही थी और आज एक ही रात में इतनी बड़ी फसल। कौन सा गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है तेरे? या कहीं शहर से कोई चोरी का माल लाकर यहाँ गाड़ दिया है? नहीं काला भाई, ये ना कोई चोरी है और ना कोई तमाशा। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। कल एक घायल चिड़िया की मदद की थी, बस उसी की दुआओं ने आज ये रंग दिखाया है। देख भाई, कितने सुंदर आलू और मटर है, तू भी थोड़े घर ले जा। दुआएं? चिड़िया मुझे बेवकूफ समझता है। ये जरूर कोई काला जादू है। जोर से, मुझे तेरे खैरात की जरूरत नहीं है मोहन। याद रख, जो रातों रात उगता है वो रातों रात ढल भी जाता है। काला के मन में शांति नहीं थी। वो जानना चाहता था कि मोहन को ये सब मिला कैसे। वो बिल्ली के कदमों से मोहन के टूटे हुए घर के पीछे पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर सुनने लगा। अंदर मोहन, बिमला और माँ बातें कर रही हैं। मोहन, मुझे अब भी यकीन नहीं होता। वो सुनहरी परी सच में हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई थी। उसने कहा था ना कि जब तक दिल साफ रहेगा ये फसल बढ़ती रहेगी। हाँ बिमला, उसने उसी बरगद के पेड़ के पास दर्शन दिए थे जहाँ से मैं रोते हुए लौट रहा था। वो दिव्य प्रकाश, वो ममता भरी आंखें, मैं कभी नहीं भूल सकता। काला भाई को शक हो रहा था, पर उसे कैसे समझाऊं कि ये सब दया का फल है। काला खिड़की के बाहर बुदबुदाते हुए, अच्छा तो ये बात है। बरगद का पेड़, परी और सुनहरी पोटली। अगर उस भीख मंगे मोहन को परी मिल सकती है तो मैं तो उससे कहीं ज्यादा चालाक हूँ। मैं भी कल उसी पेड़ के पास जाऊंगा और उस परी से सब कुछ छीन लूंगा। काला सुबह सुबह उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने एक जाल बिछाया और एक चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि वो किसी चिड़िया को घायल करेगा और फिर उसकी मदद का नाटक करेगा। कहाँ है वो परी? ओ चिड़िया, बाहर निकल। देख, मैं तेरे लिए कितने दाने लाया हूँ। बस एक बार मेरे सामने आ जा और मुझे वो मखमली पोटली दे दे। मुझे आलू मटर नहीं, मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए। मैं उस मोहन से बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। काला घंटों चिल्लाता रहा। कभी रोने का नाटक करता तो कभी लालच में पेड़ की टहनियां हिलाता, लेकिन वहाँ सन्नाटा छाया रहा। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और एक आकाशवाणी हुई। काला, प्रार्थना हृदय से की जाती है, लालच से नहीं। मोहन ने एक जान बचाने के लिए अपनी कमीज फाड़ी थी और तू एक जान लेने के लिए जाल बिछा रहा है। जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तेरा मन ईर्ष्या की राख से भरा है। लालच की फसल कभी मीठी नहीं होती। नहीं, ये नाइंसाफी है। उस गरीब को सब कुछ और मुझे कुछ नहीं। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मोहन का भी कुछ नहीं रहने दूंगा। मैं आज रात उसके खेत को शमशान बना दूंगा। मोहन ने पहली फसल घर लाई। बिमला ने जब आलू और मटर की सब्जी बनाई तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बीमार माँ ने जैसे ही एक निवाला खाया, उनके चेहरे पर रौनक आ गई। पिताजी, ये आलू तो बहुत मीठे हैं। क्या ये सचमुच हमारे खेत के हैं? अब मुझे स्कूल जाने के लिए नया बस्ता मिलेगा ना? हाँ मेरे बच्चे, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। बिमला, देखो, भगवान ने सुन ली। आज माँ की आंखों में चमक देखी? ये उन जादुई बीजों का ही प्रताप है। बिमला आंखों में आंसू भरकर, मैं तो डर गई थी मोहन। मुझे लगा था कि गरीबी हमारी पहचान बन गई है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि हमारे घर में भी लक्ष्मी ने कदम रखा है। पर मुझे उस काला से डर लगता है। उसकी नजरें हमारे खेत पर जमी हैं।